हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में हम आईसीटी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम के सिलेबस को टॉपिक को देख रहे थे। और इस सीरीज़ में आईसीटी की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का हमारा आज सेकंड लेक्चर है। आज के टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने आईसीटी की एक बेसिक ओवरव्यू लिया था। आज के टॉपिक में हमें ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कार्यक्षेत्र, शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का विकास, उद्भव और विकास, श्रव्य दृश्य चरण, इसमें 4 टॉपिक हैं। साइबरनेटिक चरण फेज, इसका मनोसमाजशास्त्रीय चरण, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का चरण। तीसरा है हमारा उपग्रही और स्थलीय संप्रेषण, उपग्रह बनाम स्थलीय संप्रेषण, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ये सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड है पूरा पोर्शन, तो इसलिए हम सारी टेक्नोलॉजी के बारे में ही देखेंगे इस पूरे आईसीटी के सिलेबस में। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल अधिगम, मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग जिसे बोलते हैं, एम लर्निंग, मुक्त शैक्षिक संसाधन, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मुक्त शैक्षणिक संसाधन की विशेषताएं, इसके स्थापन, उपयोग करने के इसको लाभ और इसके उपयोग की हानियां, ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन लर्निंग, और सर्वव्यापी अधिगम, यू लर्निंग, ऑप्टिक्यूअस लर्निंग जिसे बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में कवर करने हैं, ये 8 टॉपिक। पहला है शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कार्यक्षेत्र। ये जन शिक्षा है, जनसंख्या और ज्ञान का विस्फोट हुआ है, क्योंकि हाल ही में जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए हर जगह स्कूल बनाना मुमकिन नहीं है, हर रिमोट एरियाज में। हालांकि बहुत सी जगह रिमोट एरियाज में भी कॉलेजेस हैं, लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिमोट एरियाज में नहीं बनाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन उनको भी सबको एजुकेशन दिलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और हायर एजुकेशन तक सबकी पहुंच बनाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसका एक्सेस देना सबको। तो इसलिए अगर वो इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते तो उनको इसके टेक्नोलॉजी के थ्रू उन तक ये शिक्षा पहुंचाई जाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी के संदर्भ में इसलिए जन समूह को शिक्षित करने की आवश्यकता है। निरक्षरों की एक बड़ी संख्या ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। अतः एक सीमित समय अंतराल में व्यक्तियों के एक विशाल भाग को शिक्षित करने और भारी ज्ञान प्रदान करने के लिए आईसीटी की प्रचुर उपयोगिता है। इस संदर्भ में जनसंचार माध्यमों, टेलीविजन, रेडियो और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटरों और सूचना प्रौद्योगिकी, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल आदि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। शिक्षण और अधिगम की नवाचार विधियों और प्रथाओं की सहायता से निरक्षरों को साक्षर बनाया जा सकता है। अगला दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग। दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विद्यालय कार्यक्रम आईसीटी का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है। आज अपने कार्य क्षेत्र में स्वयं का अध्ययन करने के लिए व्यावसायिकों के प्रशिक्षण और शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में मुक्त शिक्षा कार्यक्रम, जो सापेक्षिक रूप से शिक्षा की कम औपचारिक प्रक्रिया है, ने एक नया स्तर प्राप्त किया है। जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए कक्ष तक नहीं आ सकते, उन्हें अपनी नवाचारी प्रथाओं में आईसीटी शिक्षित कर सकती है। इस संबंध में कार्यक्रमित अधिगम सामग्री, मॉड्यूल, संपर्क कार्यक्रम और परामर्श आदि कुछ नवाचार हैं जो दूर विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। अगला है सूचना का एकत्रीकरण, भंडारण, संग्रह और पुनः प्राप्ति। आजकल कैमरा और मोबाइल उपलब्ध हैं जो हमें घटनाओं के फोटोग्राफ उसी रूप में लेने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें मात्र कुछ सेकंड का ही समय लगता है। इसी प्रकार उपग्रह, सैटेलाइट हमारे लिए दिन रात कार्य करते हैं और हमें उन स्थानों की सूचना प्रदान करते हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं है। जिसे आप जीपीएस के थ्रू देखते हैं या गूगल मैप के थ्रू लोकेशंस को देखते हैं, यहाँ उसकी बारे में बात की जा रही है। वो सैटेलाइट के थ्रू ही सब कुछ किया जाता है, सैटेलाइट के थ्रू ही वो सब पॉसिबल हुआ है। इस नई इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी द्वारा सूचना ऑडियो और वीडियो दोनों रूपों में एकत्रित की जा सकती है। ऐसी सूचनाएं चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा सरलता से संग्रहित की जा सकती हैं और बहुत ही कम समय में पुनः प्राप्त की जा सकती हैं। फिर है अनुसंधान। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु सूचना का एकत्रीकरण और संग्रह किया जा सकता है। इसी प्रकार सूचना का एकत्रीकरण और संग्रह अनुसंधान के लिए भी किया जा सकता है। आगे विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। संख्यात्मक आंकड़े ही नहीं बल्कि गुणात्मक आंकड़ों का भी विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ कंप्यूटर की भूमिका तथा आंकड़ों के विश्लेषण की विधियाँ और तकनीकें महत्वपूर्ण हैं। तथापि
विभिन्न प्रकार के पैकेजेस का विकास किया जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर सहायतित अनुदेश, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर सहायतित भाषा अधिगम पैकेज, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग पैकेजेस, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। इंटरनेट वेबसाइट और इन्फिलनेट की सुविधाओं के साथ शोधार्थी तथा शिक्षार्थी घर पर बैठे बैठे अन्य जगहों पर जो हो रहा है उसकी अधिक से अधिक जानकारी या खोज करना चाहते हैं। जैसे घर से ही वो अपनी परिकल्पनाएं, समस्याएं और विचार निर्मित कर उनका समाधान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में न केवल शोध परिणामों का प्रसार होता है वरन शोध की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्भव और विकास। विकसित शैक्षिक प्रौद्योगिकी जिसका आज हम उपयोग करते हैं ये समस्याओं के समाधान हेतु इसकी स्वयं की क्षमता द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है, जबकि खोज और अन्वेषण अनुसंधान को कहते हैं, रिसर्च को कहते हैं। में मानव पीछे नहीं है, इसी प्रकार मानव जैसे जैसे विकसित हुआ उसकी संप्रेषण शैली भी विकसित हुई है। उसका गैर मौखिक हाव भाव वाला संप्रेषण मौखिक परस्पर क्रियाओं तक और उसके परस्पर क्रिया के माध्यम में भी परिवर्तन आया है। श्रव्य दृश्य चरण ऑडियो विजुअल स्टेज, यह चरण विविध यंत्रों के व्यापक उपयोग के रूप में नामित है, जैसे गतिमान चित्र, रेडियो, स्लाइड फिल्म। इनका उपयोग विचारों और अनुभवों को प्रदान करने में किया जाता है। ये विद्यार्थियों के भाव, अनुभूतियों, जेस्चर्स को आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से मूर्त अवधारणाओं के बारे में। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये यंत्र पूरक यंत्रों के रूप में कार्य करते हैं। अव्यय दृश्य यंत्र, ये श्रव्य दृश्य यंत्र एक से अधिक संवेदी मार्गों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए टेलीविजन में कोई शैक्षिक कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए आप श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की अनुभूतियों का उपयोग करते हैं, यानी कि आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं। ऑडियो भी उसमें होती है, टेलीविजन में ऑडियो भी होती है और साथ में वीडियो भी होती है। ये अवधारणाएं व्याख्याएं और सराहनाओं के स्पष्टीकरण स्थापित करने और संशोधित करने में सहायक होता है। तथापि इन श्रव्य दृश्य सामग्रियों के साथ उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री का विकास अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर करने की आवश्यकता है। अगला है हमारा साइबरनेटिक चरण, साइबरनेटिक फेज। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के इस चरण का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। साइबरनेटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वेनर 1948 ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। नॉर्बर्ट वेनर ने 1948 में स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों को परिभाषित करने के लिए किया। वेनर ने साइबरनेटिक्स को इस प्रकार परिभाषित किया कि मानवों और मशीनों में नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। ये स्टेटमेंट में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्न में से साइबरनेटिक्स को कौन सा कथन, साइबरनेटिक्स के लिए कौन सा कथन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये अलग अलग 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उसमें एक ये पूछा जा सकता है, मानवों और मशीनों में नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। एक स्थिति की कल्पना यहाँ दी गई है कि जब एक इंटरनेट साइट को देख रहे हैं, अचानक पर्दे पर एक संदेश आ जाता है कि वहाँ पर एक वायरस है जो आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर चुका है। ये एक तरह का इन्होंने एजम्पशन दिया है। यहाँ पर एक एंटीवायरस ने आपको प्रतिपुष्टि प्रदान की और परिणाम स्वरूप आपने कंप्यूटर से वायरस को हटा दिया। साइबरनेटिक्स प्रतिपुष्टि पर अधिक जोर देता है। यहाँ प्रतिपुष्टि एक प्रकार की प्रतिरोधी परस्पर क्रिया है को संदर्भित करती है जो 2 या 2 से अधिक घटनाओं के बीच होती है, जिसमें एक क्रियाकलाप दूसरी क्रिया का सृजन करती है जो वापस प्राथमिक क्रिया को पुनः अनुदेशित करती है। इसे मानव नियंत्रण का तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अब प्रतिपुष्टि संचालन के 3 कार्य हैं। पहला, यह प्रणाली को निश्चित मार्ग की ओर ले जाती है। यह इस क्रिया की तुलना सही मार्ग में करती है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक या सकारात्मक विचलन की पहचान करती है। यह त्रुटि संकेत का उपयोग प्रणाली को पुनः निर्देशित करने के लिए करती है। यहाँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको समझाया गया है प्रतिपुष्टि को कि पहले इनपुट संदेश प्राप्त होता है, फिर उस पर प्रक्रिया करती है, एक्शन लेती है, फिर उसका आउटपुट देती है, फिर अपेक्षित परिणाम जो परिणाम होते हैं उसके साथ उसकी कंपैरिजन करा जाता है और विचलन की पहचान के जो डेविएशन होता है उसको आइडेंटिफाई करा जाता है, फिर प्रतिपुष्टि की जाती है और फिर दोबारा इनपुट संदेश दे दिया जाता है। इस प्रकार साइबरनेटिक सिद्धांतों ने शिक्षण और अधिगम के सिद्धांतों का अमूर्तीकरण और प्रत्यक्ष उपयोग प्रस्तुत किया है। इन साइबरनेटिक सिद्धांतों का शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित प्रभाव है। मैंने थोड़ा डिटेल में कवर किया है इस टॉपिक को ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना। सम्मिलित क्रियाकलाप विद्यार्थी की वृद्धि की अवस्था शारीरिक और ज्ञानात्मक के साथ गति प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को अपनी प्रगति को दर्शाने के लिए कुछ मापदंड प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थियों को विविध स्थितियों में मौखिक और गैर मौखिक दोनों संदर्भों में क्रियाकलापों के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
अगला है मनोसमाजशास्त्रीय चरण। इस चरण का लंबा इतिहास है जिसे थॉर्नडाइक 1913 द्वारा प्रतिपादित, यह आपको यह फैक्ट याद रखना है, मनोसमाजशास्त्रीय चरण किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक 1913 द्वारा प्रतिपादित अधिगम नियमों पर आधारित अधिगम सिद्धांतों में ढूंढा जा सकता है। इसके सिद्धांत के आधार पर प्रेसी ने 1926 में एक शिक्षण मशीन का विकास किया। इस मशीन ने एक स्वचालित अंकन यंत्र विद्यार्थियों को उनकी तुरंत प्रतिपुष्टि के लिए प्रदान किया। अतः व्यवस्थित अधिगम के सृजन की ओर यह प्रथम कदम था। तत्पश्चात क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर B.F. स्किनर 1953 के सिद्धांत, जिसका मुख्य योगदान ये था कि मानव व्यवहार को रूप दिया जा सकता है, ने कक्ष आधारित शिक्षण सामग्री के विकास में एक नया अध्याय खोला। अगला है हमारा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का चरण। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी में आधुनिक नवाचारों ने निर्देशों के माध्यमों में क्रांति लाने का कार्य किया है। आज हम निर्देश प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट और मोबाइल का उपयोग करते हैं। ये टेली संप्रेषण यानी कि टेली कम्युनिकेशन के माध्यम है जिनके द्वारा निर्देशात्मक सामग्री विद्यार्थियों को प्रदान की जा सकती है। इंटरनेट और इंट्रानेट के लिए बैंडविड्थ के विकास ने शिक्षकों को संस्था के भीतर और बाहर निर्देश प्रदान करने में सक्षम बना दिया है। उपग्रह और स्थलीय संप्रेषण। उपग्रह या सैटेलाइट आधारित संप्रेषण वो संप्रेषण है जो उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से संदेश भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच संपन्न होता है। दूरस्थ विद्यार्थियों या दूरस्थ अधिगम प्रणाली के लिए इसकी विशेष उपयोगिता है। यह स्पेशली उनके लिए उपयोगी है जो डिस्टेंस लर्निंग से कोई कोर्स करते हैं। उपग्रह और स्थलीय प्रणालियां संप्रेषण का एक माध्यम है जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। दोनों प्रणालियां संप्रेषण को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए एक दूसरे की क्षमता की संपूर्ति करती हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसके अंतर देख लेते हैं उपग्रह संप्रेषण और स्थलीय संप्रेषण के। इसका उपग्रह संप्रेषण मूल आधार उच्च पावर और उच्च टावर प्रणालियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हाई पावर हाई प्रणालियों की आवश्यकता होती है। अधिक आधार उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विस्तृत कवरेज के लिए कई ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। इसके उपकरणों का मूल्य अधिक होता है। जैसे कि आपको पता होगा सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करना बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ उपकरणों का मूल्य अधिक नहीं होता। जैसे टेलीविजन, रेडियो वगैरह के उपकरण बहुत सस्ते होते हैं। उच्च रूप से विकेंद्रीकृत प्रणाली होने के कारण यह विकासात्मक प्रक्रिया पर अधिक सकारात्मक गति और नियंत्रण प्रदान करती है। यह प्रणाली समन्वय में प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संबंधी बाधाओं के कारण कई बार कठिनाई होती है। अगला है नियोजन और क्रियान्वयन में अधिक समय लगता है। इसको तुलनात्मक रूप से इसके लिए कम समय की आवश्यकता होती है। इसमें जैसे कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करने में, उसे लॉन्च करने में, फिर उसे एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। इसमें कम समय लगता है टेलीविजन, रेडियो आदि में। एक विशाल देश या विभिन्न देशों के समूह के लिए प्रभावशाली है। यह एक छोटे देश या देश के छोटे भाग के लिए उपयोगी है। जैसा कि आपको पता होगा FM का कवरेज ज़्यादा दूर तक नहीं होता है। हर शहर के लिए, हर नगर के लिए अलग बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। ये पूरे ही एरिया को कवर कर लेता है, पूरे देश को या किसी एक स्टेट को या फिर किसी कई कंट्रीज को एक साथ कवर कर लेता है। ये दूरी से मुक्त है। यह सीमित कवरेज क्षेत्र, जैसा कि ऊपर बताया गया पॉइंट में। भूभाग की प्रकृति से मुक्त, पहाड़ी और समुद्री क्षेत्रों में कठिन। जैसा कि आपको पता होगा इसका तो भूभाग से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये स्पेस में लॉन्च किया जाता है। अतिरिक्त मूल्य के बिना संप्रेषण की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकता है। ये संप्रेषण और क्षमता क्षेत्रीय प्रणाली स्थापना में बाधित है और अतिरिक्त मूल्य की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक सहायक। ये क्षेत्रीय संप्रेषण आवश्यकताओं को बेहतर सेवा प्रदान करता है। अब है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक नई प्रौद्योगिकी है जो कई उपभोक्ताओं जो विभिन्न स्थानों पर है, ऑडियो, वीडियो या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के द्वारा परस्पर क्रिया हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संपर्क में रखती है। यह टेक्नोलॉजी दूर शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को शिक्षण अधिगम के उद्देश्य से आपस में संपर्क बढ़ाने के लिए दूर प्रणाली प्रदान करती है। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परस्पर क्रिया प्रतिपुष्टि प्रदान करने का एक प्रभावशाली तरीका है। आमने सामने के तरीके में विद्यार्थी जब शिक्षक के साथ ये 2 बार होगा। जब विद्यार्थी शिक्षक के साथ परस्पर क्रिया करता है तो वह तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त कर लेता है, यानी कि तुरंत उसको फीडबैक मिल जाता है। वो सहपाठियों से भी प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। वास्तव में आमने सामने के तरीके में जो परस्पर क्रिया संपन्न होती है वो एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच या कई के विद्यार्थियों के समूह के बीच होती है। ठीक इसी प्रकार की परस्पर क्रिया का अनुक्रम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में भी रहता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य रूप से एक शिक्षण छोर और कई अधिगम छोर होते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, ये इग्नू के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र, EMPC जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर भी कहते हैं, कि स्टूडियो शिक्षण छोर का कार्य करते हैं। ये इसकी एक ब्रांच है। EMPC इग्नू की EMPC एक ब्रांच है जिसके थ्रू ये
आईसीटी को प्रोवाइड करते हैं। अधिगम छोर के केंद्र हैं जिसके पास डाउन लिंक सुविधा और साथ ही टेलीफोन टॉक बैंक सुविधा प्रणाली होती है। इग्नू के संदर्भ में सभी क्षेत्रीय केंद्र और कई अध्ययन केंद्र अधिगम द्वारों लर्निंग एंड्स के रूप में कार्य करते हैं। इग्नू के दूर विद्यार्थी इन अधिगम छोरों पर आते हैं और शिक्षण छोर के संसाधकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इग्नू ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का सर्वप्रथम उपयोग उच्च शिक्षा के पीजी डिप्लोमा में पीजी डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए विस्तारित संपर्क कार्यक्रम को संगठित करने के लिए अक्टूबर 1993 में किया था। दिल्ली में इग्नू के मुख्य कार्यालय को पूरे देश में 10 क्षेत्रीय केंद्रों से संयोजित किया गया। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के एक मार्गीय वीडियो और द्विमार्गीय ऑडियो माध्यम को इस कार्य के लिए अपनाया गया। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार, अब इसके 3 प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग विन्यासों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। ये भारत में उपयोग की जा रही 3 प्रकार की है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो और कंप्यूटर। ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वो प्रौद्योगिकी जो कई स्थानों पर बैठे हुए अधिक व्यक्तियों के साथ टेलीफोन पर वार्तालाप को सहजीकृत करती है, ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। ये प्रौद्योगिकी अधिगम अनुभवों के संगठन में उपयोगी है। इस प्रौद्योगिकी द्वारा दूर विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ बात कर सकते हैं और साथ ही अपने सह विद्यार्थियों के साथ भी। दूर अधिगम के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचना, विचार, अनुभवों को साझा करने के लिए ये एक प्रभावशाली संप्रेषण उपकरण है। फिर है वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये दूर अधिगम प्रणालियों में अधिगम अनुभवों के संगठन के लिए उपयोगी माध्यम है। यह है द्विमार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एक मार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द्विमार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभागी दो तरफा दृश्य साथ ही दो तरफा श्रवण द्वारा संपर्क में रहते हैं, जैसे कि लाइव वीडियो टेलीकास्ट जो होती है जिसमें आप सुन भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं और वो भी आपको सुन सकते हैं और बात कर सकते हैं और देख भी सकते हैं दोनों एक दूसरे को। वो द्विमार्गी होती है। संदेशों का विभिन्न स्थानों पर दूरस्थ शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच आदान प्रदान होता है। शिक्षण छोर पर और अधिगम छोर पर टेलीविजन स्क्रीन होते हैं जो दूरस्थ स्थानों से चित्रों का प्रदर्शन करते हैं। ये संपर्क आवश्यक रूप से टेलीफोन द्वारा जुड़ते हैं। ये संपर्क अधिक कीमती होते हैं उनकी अपेक्षा जो श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उपग्रह द्वारा तो या तो ब्रॉडबैंड ISDN केबल या टेलीविजन ट्रांसमीटर और प्राप्तकर्ताओं रिसीवर के माध्यम से अधिक आंकड़ों को स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। फिर एक मार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें जैसे मैंने आपको बताया एक मार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो संप्रेषण शिक्षण छोर और अधिगम छोरों के बीच द्विमार्गी होता है और दृश्य संप्रेषण शिक्षण छोर से एक मार्गी होता है। यानी कि विजुअलाइज सिर्फ एक ही साइड से हो सकता है, आप उनको नहीं दिख सकते, सिर्फ आप उनको देख सकते हैं। इग्नू में 1990 के दशक में के आरंभ में जिस प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारंभ हुई वो द्विमार्गी ऑडियो और एक मार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। दूर विद्यार्थी टेलीविजन स्क्रीन पर विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शनों का अवलोकन अधिगम केंद्रों क्षेत्रीय केंद्रों इग्नू के संदर्भ में पर करते हैं और शिक्षा छोर पर विशेषज्ञों से बात करते हैं। अब कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग चित्रों, शब्दों, ग्राफिक्स आदि का बहुत सी साइट के बीच आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर आधारित पूर्ति को संदर्भित करता है। वास्तविक समय और गैर वास्तविक समय, रियल टाइम और नॉन रियल टाइम दोनों समय में कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग क्रियाकलापों की सहायता के लिए विशेष हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में वास्तविक समय का तात्पर्य समकालिक संप्रेषण से है जिसमें संदेशों को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीन पर देखते ही और प्रणाली के साथ परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं और दूसरे प्रतिभागी नेटवर्क में बन जाते हैं। ये ICT का टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसमें हम 3-4 लेक्चर्स में इसको कवर कर लेंगे और 15 जनवरी तक हर हाल में इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ कुछ दिन से। मैं कल फ्री हो जाऊँगा तो उसके बाद मैं जल्दी से इसके 3-4 लेक्चर्स बनाकर कवर कर दूंगा पूरा। 15 जनवरी से पहले आपको ये सारा कवर करके दे दूंगा, मैं सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। अब है मोबाइल अधिगम मोबाइल लर्निंग। भारत में मोबाइल फ़ोन सन 1995 में पहुंचे, तभी से इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ा। मोबाइल द्वारा शिक्षा प्रायः एम लर्निंग के नाम से संदर्भित की जाती है। एम लर्निंग शिक्षा को अधिक पहुंच वाला बनाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को अपने अध्ययन को अपने समय तालिका के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार संचालित करने में सक्षम बनाती है। मोबाइल प्रौद्योगिकी की सुग्राह्यता विद्यार्थियों को सभी समय और सभी स्थानों पर अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जहाँ वातावरण और आधारभूत ढांचे की चुनौतियाँ अधिगम के दूसरे तरीकों को बाधित करती हैं, विशेष रूप से ई-लर्निंग, एम लर्निंग बड़े अवसर प्रस्तुत करती है। एम लर्निंग जनसंख्या के एक बड़े भाग को शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार के लिए एक सक्षम अग्रिम मार्ग प्रदान करती है। एम लर्निंग शैक्षिक संचालन की एक ऐसी विधि प्रस्तुत करती है जो अन्य विधियों से अधिक मूल्य प्रभावी हो सकती है। वर्तमान स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को PDF, स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेस्ड फाइलों को देखने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला है मुक्त शैक्षिक संसाधनों की संकल्पना। इनकी ओपन
एजुकेशनल रिसोर्सेज की सर्वप्रथम सन 2000 में यूनेस्को द्वारा आयोजित सम्मेलन में परिचित कराया गया। अभी तक मुख्य शैक्षणिक संसाधनों की कोई प्राधिकृत स्वीकृत परिभाषा उपलब्ध नहीं है। ये किसी भी प्रकार के शैक्षिक सामग्री है जो रूपांतरित, आदान प्रदान और पुनः प्रयोग के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। मुक्त शैक्षणिक संसाधन शिक्षण अधिगम और अनुसंधान संसाधन है जो सार्वजनिक क्षेत्र लाइसेंस या बौद्धिक संपदा लाइसेंस के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, जो दूसरों द्वारा उनके निःशुल्क प्रयोग करने और पुनः लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के अंतर्गत पूरे पाठ्यक्रम सामग्रियां, मॉड्यूल्स, पाठ्यपुस्तकें, प्रवाही वीडियो, स्ट्रीमिंग वीडियोस, परीक्षण सॉफ्टवेयर और ज्ञान तक पहुंचने में सहायता के लिए प्रयुक्त होने वाले कोई भी अन्य साधन, सामग्रियों या तकनीकें सम्मिलित हैं। ये वेबसाइट या इंटरनेट पर विशिष्ट रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। मुक्त शैक्षणिक संसाधन शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए सहायक है। शिक्षक पढ़ाए जाने वाले विषयों की अद्यतन, अपडेटेड और नवीनतम विषय वस्तु के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं और विद्यार्थियों द्वारा इसका प्रयोग बहुउद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ई ज्ञान कोश, इग्नू की साइट पर आप जाएंगे तो ई ज्ञान कोश आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आपको सारा मटेरियल पीडीएफ में मिल जाता है। मुक्त शैक्षिक संसाधनों की विशेषताएं। विद्यार्थियों को यह बिना किसी लागत के उपलब्ध होता है। यह किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रयोग के लिए उपलब्ध होता है। यह किसी भी विशेष क्षेत्र संबंधी नवीनतम विषय वस्तु प्रदान करता है। इसमें मल्टीमीडिया विषय वस्तु शामिल होती है। इसमें संपादन, आदान प्रदान और पुनः प्रयोग के विकल्प होते हैं। मुक्त शैक्षिक संसाधन सामग्रियों में आमतौर पर निम्नलिखित अवयव होते हैं। पहला है अधिगम विषय वस्तु, लर्निंग कंटेंट। मुक्त शैक्षिक संसाधनों में विषय वस्तु सामान्यतः पाठन विषय के रूप में होती है। पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त इसे पूरक विषय वस्तु, एनिमेशन, चित्र, पावर पॉइंट, स्लाइड, अन्य साइट के संबंधित लिंक, संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक्स, व्याख्यान सामग्रियां, संदर्भ जर्नल, प्रस्तावित उपयोगी पुस्तकें, अधिगम सामग्री, अधिगम मॉड्यूल्स, विषय वस्तु से संबंधित वीडियो चित्र, विशिष्ट कार्यक्रम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर, विषय वस्तु के सृजन और संपादन के लिए साधन, और मुक्त शैक्षणिक संसाधनों की विषय वस्तु की सुलभता के लिए अन्य सहायक सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं। फिर है साधन या उपकरण, टूल्स। मुक्त शैक्षणिक संसाधनों की एक प्रमुख विशेषता है कि उपलब्ध विषय वस्तु का संपादन किया जा सकता है, अर्थात उसे बदला या उसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है। मुक्त शैक्षणिक संसाधन सामग्रियों का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को विद्यमान सामग्रियों की संबद्ध विषय वस्तु को संपादित कराने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। मुक्त शैक्षणिक संसाधनों में संपादन के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर और साधन उपलब्ध होते हैं। मौजूदा दस्तावेजों में किया गया संपादन मुक्त शैक्षणिक संसाधनों की विषय वस्तु को अद्यतन करता रहता है। संपादन के लिए विषय वस्तु सृजन साधन, विषय वस्तु प्रबंधन प्रणालियां, विषय वस्तु विकास साधन, विषय वस्तु की संरचना तैयार करने वाले साधन इत्यादि मुक्त शैक्षणिक संसाधनों में उपलब्ध रहते हैं। कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। उपलब्ध मुक्त शैक्षणिक संसाधन सामग्रियों को प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि जन सामान्य उसका प्रयोग कर सके। इस तरह जन सामान्य को मुक्त शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए समुचित लाइसेंसों और नीतियों की आवश्यकता होती है। इस तरह मुक्त शैक्षणिक संसाधन सामग्रियों के प्रयोक्ताओं के लिए समुचित नियम और विनियम बनाए जाने चाहिए। मुक्त शैक्षणिक संसाधन सामग्रियों के प्रयोग में कॉपीराइट से संबंधित समस्याएं प्रमुख चिंता का विषय है। कॉपीराइट सरोकारों के लिए मुक्त शैक्षणिक संसाधनों में स्पष्ट नीति संरचना है। फिर है आगे हमारा मुक्त शैक्षणिक संसाधन का प्रयोग करने के लाभ। इसका पहला लाभ तो यह है कि अधिगम तक विस्तृत पहुंच करता है, यानी कि लर्निंग तक एक्सेस पहुंचाता है, ब्रॉड करता है। मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के इंटरनेट पर उपलब्ध होने के कारण उस तक पहुंच असीमित है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय और किसी भी क्षेत्र में मुक्त शैक्षणिक संसाधन सामग्रियां सुलभ हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इग्नू का ई ज्ञान कोश एक ऐसा ही साइट है। सामग्रियों तक पहुंच सस्ती, आप वितरण और पहुंच के अन्य रूपों की तुलना में मुक्त शैक्षणिक संसाधन सामग्रियों का वितरण और उन तक पहुंच अपेक्षाकृत सस्ती है, क्योंकि ये आपको कहीं कहीं फ्री अवेलेबल होता है और कहीं कहीं बहुत नॉमिनल फीस में अवेलेबल होता है। कक्षा सामग्रियों के अनुपूरक मुक्त शैक्षिक संसाधन उन पाठ्यपुस्तकों और व्याख्यानों के पूरक हो सकते हैं जहां सूचना में कमियां स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती हैं। फिर इसकी पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की समृद्धि होती है। नियमित पाठ्यक्रम विषय वस्तुओं में मुक्त शैक्षिक संसाधनों का जोड़ देने से उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, यानी कि रेगुलर उसमें अपडेट होती है जिससे उनकी क्वालिटी इन्हेंस होती है। रेगुलर अपडेट्स की जाते हैं मटेरियल्स। तेज़ी से प्रसार, इंटरनेट पर उपलब्ध होने के कारण इन तक आसान पहुंच और इनका प्रसार तेज़ी से संभव है। विद्यार्थियों को कम लागत में प्राप्त होती है, शिक्षा की लागत कम हो जाती है। नव परिवर्तन और प्रतिभा का प्रदर्शन, मुक्त शैक्षिक संसाधनों में नवीन और नई विषय वस्तु उपलब्ध होती है।
निरंतर बेहतर संसाधन, मुख्य शैक्षिक संसाधनों द्वारा विषय वस्तु को निरंतर अध्ययनूतन किए जाने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार नवीनतम और अध्ययनूतन विषय प्राप्त होता है। फिर इसकी हानियां देख लेते हैं मुक्त शैक्षणिक संसाधनों की। इसमें गुणवत्ता संबंधी मुद्दे, इंटरनेट पर कई मुक्त शैक्षणिक संसाधन सामग्रियाँ उपलब्ध हो सकता है वो गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसा भी हो सकता है वो अच्छी गुणवत्ता वाली ना हो, तो इसलिए उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वाली आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये किसी नए एक बिगिनर्स के लिए सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षण उद्देश्य के लिए गुणवत्तापूर्ण मुक्त शैक्षिक संसाधन सामग्रियों का चयन करने का प्रयास करना मुश्किल है। शिक्षकों को और विद्यार्थियों के बीच मानव अंतःक्रिया का अभाव, मुक्त शैक्षणिक संसाधनों से संबद्ध लोगों के बीच अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का प्रयोग करने के दौरान विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग होते हैं। भाषाई या सांस्कृतिक बाधाएं, मुक्त शैक्षिक संसाधन सभी भाषाओं में उपलब्ध नहीं होते, अतः हो सकता है कि वे आपको आपकी संस्कृति और शिक्षण के संदर्भ के अनुरूप ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ई ज्ञान कोश इग्नू का, वो हिंदी और इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो हो सकता है कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हों या कुछ बच्चे आपके ऐसे रिमोट एरियाज़ के हों जो उनकी अपनी आदिवासी लैंग्वेज हो, जो एसटी ट्राइबल्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जो ना इंग्लिश जानते हो ना हिंदी जानते हो, जैसे बोडो कम्युनिटी, तो उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। प्रौद्योगिकी के मुद्दे, मुक्त शैक्षणिक संसाधन अलग अलग रूपों में होते हैं। जो विद्यार्थी मुक्त शैक्षणिक संसाधन के प्रयोग करने में कुशल नहीं होते, उन्हें ऐसी सामग्रियों तक पहुंचने में कई दिक्कतें आती हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो वो इस तक एक्सेस करना उनका बहुत मुश्किल होता है। फिर बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट सरोकार, कॉपीराइट मुद्दों के कारण व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए मुक्त शैक्षणिक संसाधन तक पहुँच और प्रयोग की अनुमति नहीं होती है। फिर ऑनलाइन अधिगम, ई लर्निंग, इंटरनेट का उपयोग दूरस्थ विद्यार्थियों को ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रमों को प्रदान करने में किया जाता है। ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं स्व अधिगम या सेल्फ लर्निंग सामग्री, ऑडियो वीडियो सहायता, शैक्षिक परामर्श, शिक्षकों विद्यार्थियों की कॉन्फ्रेंसिंग आदि जैसे मुद्रण आधारित सामग्री, ऑनलाइन स्व अधिगम सामग्री जिसमें पाठ संरचनाएं, चित्र, स्वयं जांच अभ्यास आदि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हमारा है सर्वव्यापी अधिगम यू लर्निंग या ऑबिक्विटस लर्निंग। यू लर्निंग के में नवीनतम विकास है, ये लर्निंग में नवीनतम विकास है। यू लर्निंग यूबिक्विटस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित है, जो छोटे हाथ से पकड़े जाने वाले यंत्रों को संदर्भित करती है, जो संप्रेषण और गणना दोनों के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। पहले संप्रेषण और गणना के लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग किया जाता था, जैसे जैसे इस संप्रेषण के लिए फ़ोन और गणना के लिए कंप्यूटर और कैलकुलेटर, इनका ये उपयोग किया जाता है। परंतु बाद में जैसे मोबाइल जो हैंडी प्रकृति के हैं, जो हाथ में आराम से पकड़ सकते हैं और इन दोनों के कार्य में सक्षम है, का आविष्कार हुआ। स्मार्ट मोबाइल फ़ोनों के अतिरिक्त कॉन्टैक्ट लेंस, स्मार्ट कार्ड, हैंडहेल्ड टर्मिनल, निजी डिजिटल सहायक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सेंसर नेटवर्क नोड, रेडियो बारंबारता पहचान जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, RFID, जैसे फास्टैग वगैरह यूज़ किए जाते हैं टोल्स पर, आदि भी सर्वव्यापी गणना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। वो भी कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन यंत्रों में सजीव वातावरण के साथ साथ परस्पर क्रिया हेतु सेंसर होते हैं। इस प्रकार यूबिक्विटस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी किसी भी समय और कहीं भी संप्रेषण और सेवाएं दोनों की सुविधा प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ने ई लर्निंग से मोबाइल लर्निंग तक और मोबाइल लर्निंग से यू लर्निंग तक परिवर्तन किया है। यानी कि ई लर्निंग से मोबाइल लर्निंग तक आया है इंसान, मोबाइल लर्निंग पे एम लर्निंग पे आया है, एम लर्निंग के बाद अब इसका विकास हुआ है यू लर्निंग की तरफ। अब यू लर्निंग ज़्यादा फेमस हो रही है। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित अधिगम यू लर्निंग के नाम से जानी जाती है। यू लर्निंग में यूबिक्विटस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यूबिक्विटस लर्निंग वातावरण या यू स्पेस की रचना करना है, जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर किसी भी समय अधिगम हेतु सक्षम बनाता है। यू लर्निंग की सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली परिभाषा है यू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के साथ लर्निंग। और लास्ट स्लाइड है हमारी यू लर्निंग की विशेषताएं। स्थायी परमानेंसी, सूचना स्थायी बनी रहती है जब तक विद्यार्थी जानबूझकर उसे हटा ना दे। पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, जब विद्यार्थी सूचना का उपयोग करना चाहते हैं वो सदैव उपलब्ध होती है। तात्कालिकता, इमीडिएसी, सूचना विद्यार्थियों द्वारा तुरंत पुनः प्राप्त की जा सकती है। अंतःक्रिया, इंटरैक्टिविटी, विद्यार्थी विभिन्न मीडिया के माध्यम से अपने सहपाठियों, शिक्षकों और विशेषों के साथ दक्षतापूर्ण और प्रभावी ढंग से परस्पर क्रिया कर सकते हैं। संदर्भ जागरूकता, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, विद्यार्थियों को उपयुक्त सूचना प्रदान करने के लिए वातावरण विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति को अपना सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना जो हमारे बचे हुए 2-3 टॉपिक हैं, मैं 15 जनवरी तक इसको
आराम से कवर कर लेंगे। 15 जनवरी तक सारा कंप्लीट कर देंगे। तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, कल फ्री हो जाऊँगा तो उसके बाद 2-3 लेक्चर्स एक साथ ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।